Hello friends. So now let's come to the fourth lecture of economy part and the topic is monetary policy. Monetary policy में जो topic है that is inflation in India. अब inflation अगर बात करें तो inflation के बाद आप हमेशा सुनते रहते हैं कि inflation बढ़ गया, ठीक है, inflation कम हो गया, ठीक है, सीपीआई इंडेक्स में कितना है, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स कितना है, तो ये सारी हमेशा न्यूज़ में सुनते रहते हैं। अब इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है कि जनरल जो हमारा प्राइस होता है गुड्स और सर्विसेज का वो बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। वो मतलब हमारी इकोनॉमी में कि एक टाइम के बाद मान लीजिए आज इन्फ्लेशन 4% था, कल 6% हो गया, तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ गया। आज अनियन का प्राइस 20 रुपये था, कल अनियन का प्राइस 50 रुपये हो गया, तो मतलब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, हमारी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ गया। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जनरल जनरल राइज होता है प्राइस में, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इंडेक्सेस की अगर बात करें तो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। तो सब पहला है होल सेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और तीसरा है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। अब होल सेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो होल सेल प्राइस इंडेक्स जो होता है जनरली होल सेल रेट में, जब आप जानते हैं एक रिटेल प्राइस होता है, एक होल सेलर का प्राइस होता है, तो होल सेलर का जो प्राइस होता है उसमें जो जितने भी आइटम्स होते हैं उन आइटम्स पे बेस्ड होता है, तो ये होल सेल लेवल से हम मेजर करते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स। और ये रिलीज कौन करता है, आपको रिलीज कौन करता है, ये सारे इंडेक्सेस आपको वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज करते हैं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि डीपीआईआईटी के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो याद रखिएगा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है ये रिलीज करते हैं हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल पे चीज़ों को मेजर करते हैं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर बात करें तो सर्विसेज काउंट नहीं होती, इसमें सिर्फ गुड्स काउंट होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ये मेजर डिफरेंस है सीपीआई या डब्ल्यूपीआई में। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रिटेल लेवल पे प्राइस को मेजर करते हैं, प्राइस लेवल मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब एंड कंज्यूमर, जैसे कि हम एंड कंज्यूमर्स हुए, हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं रिटेलर से, तो वो हमारे एंड कंज्यूमर बेसिस पे प्राइस को मेजर करते हैं और इसको रिटेल इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो फूड जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कवर करते हैं। और ये कौन रिलीज करता है, एनएसओ रिलीज करती है, जो कि मॉस्पी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये रिलीज करते हैं और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं वो डब्ल्यूपीआई रिलीज करते हैं। अब आते हैं सीपीआई जो कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स फूड प्रोडक्ट्स जो भी कंज्यूम करती है हमारी पॉपुलेशन गिवन एरिया में, किसी एरिया में, तो उस रिटेल प्राइजेस को ये मेजर करते हैं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ये भी हमारी एनएसओ रिलीज करती है और ये 3 कैटेगरीज में रिलीज करी जाती है, अर्बन, रूरल और कंबाइंड, जो कि जिसका बेस ईयर अगर बात करें तो 2012 जो है वो तीनों का हमारे बेस ईयर है। तो ये हो गया सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। अब व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई में, जो तो कॉन्सेप्चुअल अगर डिफरेंस अगर बात करें डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में, तो आपको मैंने बता दिया कि डब्ल्यूपीआई जो है वो होलसेल लेवल के प्राइजेस को मेजर करते हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हमारे रिटेल लेवल का जो इन्फ्लेशन होता है उसको मेजर करते हैं। तो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस, तो इनके आइटम्स में वेरिएशन होता है और उनके वेट्स में। अगर हम बात करें जैसे कि सीपीआई में फूड एंड बेवरेजेस को हाईएस्ट वेटेज दिया गया है, वैसे ही डब्ल्यूपीआई में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है उनको हाईएस्ट वेटेज दिया गया है। तो इन वेटेज के कारण ही डिफरेंस होता है। अब नेगेटिव ऑफ हाई इन्फ्लेशन, अगर हमारे इन्फ्लेशन बढ़ गया है इकोनॉमी में तो हमारा क्या होगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया है मतलब लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं बची है, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन। तो दूसरी चीज़, अब लोग जो प्याज 20 रुपए में खरीदते आज वही प्याज 50 रुपए में खरीदेंगे, तो 30 रुपए उनका ज़्यादा लग रहा है वही प्याज खरीदने में, क्योंकि वो बेसिक आइटम नेसेसिटी है, ठीक है, वो तो खरीदेंगे ही। तो सेविंग रेट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। तो जितना भी अगर हाईएस्ट परसिस्टेंट इन्फ्लेशन है तो हमारा सेविंग रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरी चीज़, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाएगा, बिकॉज पुअर जो पीपल है वो अपना कैश जो है वो इन हैंड रखेंगे, वो कहीं कंज्यूम और किसी चीज़ को कंज्यूम करने में नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म होगी बिकॉज लोग पैसा कम खर्च करेंगे। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि फॉरेन करेंसी जो बोरोवर्स हैं वो एक्सचेंज रेट वीक होने के कारण हमारे इनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट करेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी अंडरमाइन हो जाएगी। तो नेगेटिव जो है हाई इन्फ्लेशन के बहुत ज़्यादा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। नाउ लेट्स कम टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनी थी, जो एक इंपॉर्टेंट कमिटी थी जो हमारे इन्फ्लेशन टारगेट वाली चीज़ों को देखती थी कि इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी। तो अभी एवरेज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है इंडिया में अबव 6% है।
फॉर 3 कंटिन्यूअस क्वार्टर के लिए ड्यू टू सप्लाई शॉक्स बहुत हुए बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हुआ, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, यूक्रेन वॉर हुआ, तो इसके कारण जो है सप्लाई शॉक बहुत ज़्यादा रहे कि सप्लाई चीज़ों की नहीं हो पाई पर डिमांड तो उतनी ही है। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क का मतलब सिंपल होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी हमको करना है कि ना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा हो ना ज़्यादा कम हुआ। और मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है उसका मेन मोटो यही है कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। अंडर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन रेट्स एज अ गोल डिटरमाइन करती है, स्पेसिफाई करती है और जज करती है अपनी मॉनेटरी उसके अकॉर्डिंग। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो हमने बताया था कि जो भी ये इंडेक्स जो है ये रिटेल लेवल पे जितना भी इन्फ्लेशन होता है उसको मेजर करता है और इसको मार्केट बास्केट भी बोलते हैं एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग द शिफ्ट इन प्राइसेस एट द लेवल ऑफ हाउस होल्ड। तो सीपीआई हमने देखा अभी। अब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है इंडिया में अडॉप्ट की गई। उर्जित पटेल कमेटी आई थी 2014 में। उन्होंने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ने बनाया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क 2015 में। अब आरबीआई एक्ट के थ्रू जो है वो अमेंड किया गया और उन्होंने आरबीआई एक्ट में बोला गया 2016 में अमेंड करके कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव रखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अंडर द सेक्शन 455ZA ऑफ आरबीआई एक्ट। और उनको स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करिए हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी हुई बिकॉज आरबीआई एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई है। कंपोजिशन की बात करें तो 3 इंटरनल मेंबर होते हैं आरबीआई के जो कि गवर्नर होते हैं एज अ चेयरपर्सन और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो हर वोट एक मेंबर का एक वेट होता है और आरबीआई जो गवर्नर है उनका कास्टिंग वोट होता है अगर इक्वालिटी हो जाए वोट्स में। अब एमपीसी कमेटी जो है वो एटलीस्ट 4 टाइम्स एक साल में मिलती है और कोरम में एटलीस्ट 4 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब एमपीसी जो कमेटी है दैट इज 6 मेंबर बॉडी है जिसमें से 3 मेंबर हमारे आरबीआई के रहते हैं और 3 मेंबर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं जो हमारी पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अचीव करने में वर्क करती है। अब इन्फ्लेशन टारगेट की अगर बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है आरबीआई की कंसल्टेशन के तहत एवरी 5 साल में। ठीक है, तो याद रखिएगा एवरी 5 ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करके आरबीआई से इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करती है। और करंटली अगर बात करें तो 4% है सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट जिसमें से +-2 ऊपर और लोअर टॉलरेंस लेवल है। अगर अपर और लोअर टॉलरेंस लेवल अगर -2 हो गया या फिर -2 या फिर 4 से 2 हो गया या 4 से 6 हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर हो गई तो आरबीआई को रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी कि क्यों ऐसा हुआ, हमारा इन्फ्लेशन क्यों हम टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं और क्या टाइम पीरियड में हम एक्शन ले सकते हैं कि इन्फ्लेशन हम टारगेट कर पाएंगे। तो ये आरबीआई को रीजंस भी देने पड़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। नाउ लेट्स कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी स्टैंसेस। अब 4 टाइप के पॉलिसी स्टैंसेस होते हैं: अकोमोडेटिव स्टैंस, न्यूट्रल स्टैंस, हॉकिश स्टैंस एंड कैलिब्रेटिव टाइटनिंग। अब अकोमोडेटिव स्टैंस की बात करें तो सेंट्रल बैंक जब मनी सप्लाई एक्सपैंड करना होता है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में लाना होता है, तो मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या करती है हमारी आरबीआई, मनी को क्या करती है बैंकिंग सिस्टम में भेज देती है, मार्केट में भेज देती है। तो वो क्या करती है वहाँ पे, वो क्या करती है पॉलिसी रेट को कट करेगी, जो हमारे रेपो रेट है उनको कट करेगी कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है बैंकिंग सिस्टम से निकाल सके। न्यूट्रल स्टैंस की बात करें, या तो वो पॉलिसी रेट कट कर रही है या तो इंक्रीज कर रही है, रेपो रेट या कम कर रही है या फिर इंक्रीज कर रही है। ये जनरली तब अडॉप्ट किया जाता है जब पॉलिसी की प्रायोरिटी होती है हमको इन्फ्लेशन भी बढ़ाना है और इन्फ्लेशन भी हमको कम करना है और ग्रोथ भी बढ़ाना है, तब हम न्यूट्रल स्टैंस लेते हैं। फिर हॉकिश स्टैंस की बात करें, जब सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को कम करती है तो वो क्या करती है जनरली हमारे जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। फिर कैलिब्रेटिव टाइटनिंग की बात करें, ये एक एनदर टर्म है जो जनरली हमारे कैलिब्रेटेड मैनर में वर्क करता है। ये टिल्ट टूवर्ड्स रेट हाइक, जनरली रेट जब हाइक होता है तब उस रेट हाइक की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है कि रेट हमको बढ़ाना है, जब कोई भी नेसेसरी पॉलिसी रेट जो है हाइक ना हो एट एवरी पॉलिसी मीटिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट एमपीसी। नाउ लेट्स कम टू प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सजेस्ट किया है कि हमको प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स को बनाने हैं जो हमारे क्रिटिकल गुड्स हैं, हर क्रिटिकल गुड्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स किसके लिए बनानी है? हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने हैं इंडिया के, जो हमारे क्रिटिकल गुड्स हैं उनके लिए। अब सेंटर ने इंटेंड किया है कि 750 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाएंगे बाय March 31, 2023। एंड एज पर करंट स्टेटस अगर बात करें तो 50% जो फंड होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और 50% हमारा फंड कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब प्राइस
मॉनिटरिंग डिवीजन की अगर बात करें तो प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, कुछ सेलेक्टेड एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, उनके प्राइस को मॉनिटर करने के लिए। और ये क्या मॉनिटर करेंगे? रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस, जितने भी सेलेक्टेड आइटम है उनके। स्टेट सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की जो वो रिपोर्ट होगी, द प्राइस ऑन PMS ऐप डेली अबाउट 22 एसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स का होगा। अब 22 एसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स जो होंगे वो मॉनिटर कैसे होंगे? डेटा जो हमारे मार्केट से कलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, और ये क्रॉस चेक एक्यूरेसी जो है प्राइजेस की वो भी रिपोर्ट की जाएगी। सेंटर स्टेट्स जो है और यूटीज़ जो है वो करेंगे। सर्विसेज ऑफ FCI एंड नाफेड जो है वो भी यूटिलाइज की जाएंगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर। अब स्टेप्स क्या क्या प्राइस स्टेबिलिटी के लिए लिए गए हैं? तो पहला लिया गया है स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जो हमारी एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ है उनके डेटा को मॉनिटर करने के लिए। फिर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर पल्सेस एंड सर्टेन वेजिटेबल्स लाइक अनियंस। फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड सॉरी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी लाया गया, जो हमारे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ का, उनको टैकल करने के लिए। अब व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स के बेनिफिट क्या सॉरी क्या क्या है? तो पहली चीज़, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है एज एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है थ्रू क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ई दाखिल पोर्टल जो है हमको उसको यूज़ करना है फॉर ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स PMCs में, और मार्केट इंटरवेंशन करना है थ्रू रेगुलर रिटेल प्राइस रिव्यूज़। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ PMC। नाउ लेट्स कम टू स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जनरली हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन इट्स फर्स्ट बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एज अ फ्लोर इन द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करें तो दो टाइप की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती हैं। अब आपको बता दे रहे हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करें तो एक रेपो रेट होता है और एक रिवर्स रेपो रेट होता है। रेपो रेट वो होता है जिसमें बैंक्स जो हैं वो RBI से लोन लेते हैं। ठीक है, बैंक्स जो है किससे लोन लेते हैं? RBI से लोन लेते हैं, और उसके उसमें बैंक क्या देते हैं? कोलेट्रल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? RBI जो है वो बैंक से लोन लेती है और उसमें वो कोलेट्रल प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें हो गया कि हमारी बैंक जो है, बैंक के पास अगर मनी नहीं है तो बैंक क्या करेगी? RBI से लेगी और कोलेट्रल प्रोवाइड करेगी जब बैंक को मार्केट में पैसे इन्फ्यूज़ करने हो। और रिवर्स रेपो रेट में जब मार्केट से पैसे जो है कम करने हो, लिक्विडिटी कम करनी हो, तो RBI जो है बैंक से पैसे ले लेगी और उसमें कोलेट्रल देगी। अब मॉनेटरी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें तो वो सेम हमारी रिवर्स रेपो रेट की तरह होती है, बट उसमें डिफरेंस क्या होता है कि उसमें RBI जो है वो कोलेट्रल प्रोवाइड नहीं करती है। याद रखिएगा, RBI बैंक को कोलेट्रल प्रोवाइड नहीं करेगी। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें तो ये भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनसे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करती है विदाउट एनी कोलेट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन रिटर्न। जो मैंने आपको बताया कि RBI जो है जिस रेट पे बैंक से पैसा लेती है उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, और RBI जिस रेट पे लेगी उसमें वो कोलेट्रल भी प्रोवाइड करेगी। बट वो ये किस लिए करती है? ऑब्वियसली लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के। तो सेम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी होती है, ये भी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए लिया जाता है। RBI जो है बैंक से पैसे ले लेती है, बट RBI इसमें कोलेट्रल नहीं प्रोवाइड करती। तो रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में यही डिफरेंस है कि रिवर्स रेपो रेट में वो कोलेट्रल प्रोवाइड करती है और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में वो कोलेट्रल नहीं प्रोवाइड करती। ये पहली बार किसने रिकमेंड किया था? उर्जित पटेल कमेटी थी 2014 की, उन्होंने रिकमेंड किया था। 2018 में सेक्शन 17 और RBI एक्ट का अमेंड किया गया, और उन्होंने RBI को एम्पावर किया कि RBI जो है SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस करे एज एन एडिशनल टूल, जो कि लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व करे विदाउट एनी कोलेट्रल। अब SDF जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो हमारे फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो को रिप्लेस करती है एज अ फ्लोर ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। डिपॉजिट जो है SDF के अंदर, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर जो भी डिपॉजिट है वो हमारे कैश रिजर्व रेशियो, मतलब जो 4% हम जो 4% हमारे बैंक्स मेंटेन करके रखते हैं हमारे RBI के पास, तो वो उसके अंदर एलिजिबल नहीं है। तो याद रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो के अंदर एलिजिबल नहीं है, बट हमारे जो SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसके अंदर ये एसेट्स जो है एलिजिबल है। याद रखिएगा, वो डिपॉजिट एलिजिबल है। अब नीड फॉर SDF क्या है? ऑब्वियसली सरप्लस लिक्विडिटी जो हमारे कोविड-19 के टाइम पे हो गई थी, तो उसको मैनेज करने के लिए। अदर लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो और ऑपरेशन है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो दीज आर द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ द RBI। ओके, सो आई होप आप
आपको समझ में आ गया होगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द डिफरेंट रेट्स, हम वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमने आपको बताया कि वो रेट जिस पे आरबीआई जो है बैंक से पैसे लेती है और उसमें एक्सेस फंड जो है, एक्सेस फंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, अगर ज़्यादा पैसा है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए रिवर्स रेपो रेट यूज़ करती है और इसमें कोलेट्रल की ज़रूरत होती है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी सेम होती है, जो एक्सेस फंड है मार्केट में उसको हमको एब्जॉर्ब करना है, बट इसमें आरबीआई कोलेट्रल नहीं देती, ये जनरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। फिर रेपो रेट हमने बताया कि जिसपे बैंक्स जो है आरबीआई से पैसे लेते हैं जिस रेट पे, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, और इसमें भी कोलेट्रल जो है बैंक्स प्रोवाइड करते हैं और ये लिक्विडिटी रेगुलेट करने के लिए दिया जाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की अगर बात करें तो ये भी हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग विंडो होता है, जब बैंक्स के पास लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ वाली चीज़ें खत्म हो जाती हैं और बैंक को ओवरनाइट लोन चाहिए तो बैंक्स जो है आरबीआई से ओवरनाइट फंड बोरो करते हैं, और ये जनरली मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी होनी चाहिए, 2% ऑफ बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, और इसमें भी कोलेट्रल दिया जाता है और शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं फॉर आरबीआई टू हेल्प शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ओके, तो these are the difference between the terms associated with liquidity management. Now let's come to regulatory review authority 2.0। तो ये सेटअप की है अभी आरबीआई ने और ये सबमिट की है अपनी रिपोर्ट फाइनल रिकमेंडेशन के साथ, और 1999 में ये सेटअप की गई थी 1.0, जो हमारे आरबीआई के प्रोसीजर्स हैं और रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी का? पहली चीज़, कंप्लाइंस बर्डन जो है हमारी जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गए, अर्बन कोऑपरेटिव्स, एनबीएफसीज हो गए, इनके प्रोसेस को, इनके रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह स्ट्रीमलाइन करना और रैशनलाइज करना। और जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, ये एंटिटीज़ हमारी कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, अंडर द आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर रेगुलेट होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। नाउ लेट्स कम टू की कॉन्सेप्ट ऑन बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहला है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, कैपिटल बफर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमको बफर क्रिएट करना है, जो भी हमारा कैपिटल है अच्छे टाइम पे हमको बफर क्रिएट करना है जो हमारे बाकी टाइम पे हमको यूज हो सके। तो काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर जो है ये बेसल 3 नॉर्म्स में पहली बार हमको लाया गया था, और काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर जो है ये पार्ट है इन नॉर्म्स का, जहाँ पे फिक्स्ड परसेंटेज हमको बैंक का जो भी रिस्क है, रिस्क की हमारा इतना रिस्क हो सकता है, बैंक इसमें में डिफॉल्ट हो सकता है, तो उस बैंक के लिए इतना जो कैपिटल काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब ये आरबीआई ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया। इसका एम यही है कि बफर जो है गुड टाइम्स में, जब आपके पास बहुत पैसा है तो आप एक कैपिटल का गुड टाइम्स में एक बफर क्रिएट कर लीजिए जो आप डिफिकल्ट टाइम्स में यूज कर सके, और ये जनरली बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग ना करिए। दूसरी चीज, बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस जो है ये एक अरेंजमेंट है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को वो अलाउ करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैंक के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको सेल कर सके। ठीक है, तो बैंक जो है इसमें अर्न करता है एडिशनल रेवेन्यू बाय सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और इंश्योरेंस कंपनीज जो है अपना कस्टमर बेस बढ़ा देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। फिर आते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का सिंपल मतलब है कि कितना मनी है बैंक में इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, और वो उस डिपॉजिट को कैसे लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे लोन दे सकते हैं। आपको पता है कि जितना भी लोन होता है बैंक का, जो बैंक लोन देते हैं उसी से बैंक एसेट होता है, वही बैंक का एसेट होता है, उसी से वो पैसा क्रिएट करते हैं जिस इंटरेस्ट पे देते हैं, क्योंकि वही इंटरेस्ट रेट में आता है। अगर लो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है तो जनरली हमारी पुअर क्रेडिट ग्रोथ है कंपेयर्ड विद द डिपॉजिट ग्रोथ, और इसमें इंडिकेट किया जाता है कि बैंक जो है अपने फुल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब बैंक जो है जितना भी डिपॉजिट है वो रख रहे हैं, लोन में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हाई कैश क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, इसका मतलब यही है कि बैंक जो है अपने डिपॉजिट्स को सर्कुलेट कर रहा है और अपने जो लोन्स है उसको प्रोवाइड कर रहा है, बट इट इंडिकेट प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा बेसल 3 नॉर्म्स के टाइम पे आया था। और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है, जब भी ये कब इम्पोज किया जाता है, ये जनरली बैंक पे इम्पोज किया जाता है जब बैंक जो है ये थ्रेशोल्ड जो कुछ रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड होते हैं उनको ब्रेक करता है, जैसे कि रिस्क टू वेटेड एसेट्स जो है वो मेंटेन नहीं करते, या नेट एनपीएस उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिटर्न ऑन एसेट्स उनका नहीं होता है, तो पीसीए फ्रेमवर्क
जो है बैंक के ऊपर इम्पोज किया जाता है। अब पीसीए फ्रेमवर्क अगर इम्पोज किया गया है तो बैंक जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन, अपना रेमिटेंसेज जो है प्रॉफिट का, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, ब्रांच को एक्सपैंड नहीं कर सकते, डोमेस्टिक ओवरसीज भले कोई भी ब्रांच को एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट इज लोन वेव ऑफ। लोन वेव ऑफ की बात करें तो लोन वेव ऑफ का मतलब है कि कंप्लीट आप कैंसिल कर दो लोन का अकाउंट, मतलब जो भी बोरोवर्स है उसको फ्री कर दो कि आपके ऊपर कोई भी डेट नहीं है, पर्टिकुलर डेट, जितना भी डेट था बोरोवर के ऊपर, जिसने भी बोरो किया था। मान लीजिए मैं एक बोरोवर हूँ, मैं जाके बैंक से लोन ली, और तो उसकी लोन वेव ऑफ का मतलब होता है कि पूरी तरह आप उनको वेव ऑफ कर दो, पूरी तरह खत्म कर दो, कि उसके पास अब कोई भी वो नहीं है कि उसको लोन रिटर्न करना है। जैसे कि फार्मर्स का हमने सुना था ना, फार्मर्स के लिए लोन वेव ऑफ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो वैसे ही ठीक है। तो लोन वेव ऑफ जनरली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। फिर आते हैं लोन राइट ऑफ। लोन राइट ऑफ का मतलब यही होता है, ये एक मूवमेंट होता है जब भी आप डिफॉल्टेड लोन या एनपीएस हो फ्रॉम एसेट साइड्स एंड रिपोर्ट इट एज अ लॉस बाय द लेंडर। लेंडर ने, जिसने भी लेंड किया है, जैसे मान लीजिए बैंक ने मुझे लेंड किया पैसा और मैं बैंक को पैसे नहीं लौटा पा रही हूँ, तो हमारा बैंक मुझे डिक्लेयर कर दे कि लोन कि ये जो है लोन राइट ऑफ हो गया है, मतलब ये हमको पे नहीं कर पाएंगे। बैंक्स राइट ऑफ अ लोन आफ्टर अ बोरोवर, जब भी बोरोवर डिफॉल्ट कर देता है ऑन द लोन रिपेमेंट, और देयर वहाँ पे रिकवरी जो चांस की रहती है वो बहुत कम होती है। और जब भी राइट ऑफ कर देता है, अगर बैंक ने लिख दिया कि लोन राइट ऑफ है, तो उन बैंक का जो एनपीएस है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये जनरली ये राइट नहीं लेता बैंक से कि बैंक जो है बोरोवर से लीगल प्रोसीजर के थ्रू पैसे निकलवा सकते हैं, बट जनरली बैंक अगर लिख दिया है लोन राइट ऑफ, तो मतलब बैंक का एनपीएस जो है, जनरली बैंक को एनपीएस की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लोन राइट ऑफ। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो बैंक रेट था, इसके पहले हम बैंक रेट पढ़ते थे। बैंक रेट में यही था कि जो भी हमारे बेस रेट था, सॉरी, पहले बेस रेट था, उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट आया। ये जनरली 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई के द्वारा। ये लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है, जहां जिसके बाद बैंक जो है लेंड नहीं करेगा। इट इज़ द लोवेस्ट इंटरेस्ट, मतलब मान लीजिए 3% से बिलो बैंक जो है इंटरेस्ट रेट नहीं रख सकता, मतलब 2% नहीं रख सकता, 3% पे ही उसको लेंड करना पड़ेगा। तो मतलब इट इज़ द मिनिमम लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट, जिसके बाहर बैंक जो है, जिससे कम में बैंक जो है लेंड नहीं कर सकता, एक्सेप्ट अगर आरबीआई अलाउड ना करे। तो ये इंटरनल बेंचमार्क होती है और रेफरेंस रेट ऑफ बैंक होती है। ये जनरली 4 कंपोनेंट पे कैलकुलेट किया जाता है: मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एंड टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम का मतलब सिंपल होता है, टेन्योर का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम अभी बचा है लोन को रीपेमेंट करने के लिए। अब बेनिफिट अगर बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी आती है वाइल डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट, बट अकॉर्डिंग टू आरबीआई ये जनरली मोर इफेक्टिव टूल है। बेस रेट भी सेम था, बस बेस रेट में हम जो है हम मार्जिनल जो हमारा रिवर्स रेपो रेट था उस पे मेजर करते थे। तो ये जो है डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये अभी आरबीआई जो है रिलीज करती है, बाय एनुअल रिपोर्ट है, और ये हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चीज़ें बताती है, हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है आईएमएफ रिलीज करती है। ठीक है, तो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने अभी हाईलाइट किया है कि कितना बैंकिंग सिस्टम की एबिलिटी कितनी है, कि कितने माइक्रो शॉप्स अडॉप्ट कर सकती है विदाउट फर्दर कैपिटल इन्फ्यूजन। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स जो है इंप्रूव हुआ है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। ग्रॉस एनपीएस जो है और नेट एनपीएस वो डिक्लाइन हुआ है, और प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी इंक्रीज हुआ है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो का सिंपल मतलब होता है कि सर्टेन परसेंटेज जो प्रॉफिट का है बैंक के, आप उसको सेट असाइड कर दीजिए कि आप जो है बाद में उसको यूज़ कर सके, तो उसको हम पीसीआर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। अब ओम्बड्समैन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि ओम्बड्समैन जनरली हमारे ग्रीवांस रिट्रेसल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, तो स्कीम जो है ये इंटीग्रेट करेगी एग्जिस्टिंग 3 ओम्बड्समैन स्कीम जो है आरबीआई की उनको, और ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी कि जितनी भी कंप्लेंट्स हैं अगर विद इन 30 डेज नहीं रिजॉल्व हो रही हैं, तो आप जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, जो कि हमारी आरबीआई रेगुलेट करती है। अब इसका एम यही है कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को इंप्रूव करना है, और डेफिशिएंसी जो सर्विस में हो रही है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, उसको डिफाइन किया है कि कंप्लेन आप फाइल कर सकते हो। एक सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर भी सेटअप किया गया है आरबीआई के द्वारा, और चंडीगढ़ फॉर रेसिपिएंट एंड इनिशियल प्रोसेसिंग फॉर फिजिकल एंड ईमेल कंप्लेंट इन एनी लैंग्वेज। फिर आते हैं दक्ष। दक्ष जो है ये एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है, जिसको किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। जो हमारी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है उसको मेजर करेगी, उसको मॉनिटर करेगी। ऑब्जेक्टिव यही है कि कंप्लाइंस कल्चर जो है सुपरवाइज्ड एंटिटीज़ का, लाइक बैंक और एनबीएफसीज का, उनको इंप्रूव करना, और एप्लीकेशन जो है वो हमारी कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा,
करेगा, प्लानिंग को अच्छे से करेगा, साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दक्ष। नेक्स्ट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक जब कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ा था उसमें डिफरेंस पढ़ा था स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है अंडर द सेक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और 2014-15 में यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है, जो हमारी सेमी अर्बन और अनडिजर्व्ड सेक्शन है, अनसर्व्ड सेक्शन है, पॉपुलेशन है, वहाँ तक 75% PSL टारगेट है, हमने वो बता दिया। मिनिमम पेड अप कैपिटल 200 करोड़ है, और लिस्ट जो है मैंडेटरी है कि SFB जो है विद इन 3 ईयर्स उनका नेटवर्थ होना चाहिए 500 सॉरी करोड़। चैलेंजेस यही है कि हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, स्टाफ डिक्लेरेशन है लोन ग्रोथ पे, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ये हो गए। नेक्स्ट इज अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। ये 2021 में अनवील किया गया था। वेट अ सेकेंड, यस, तो ये 2021 में अनवील किया गया था। अकाउंट एग्रीगेटर एक टाइप का RBI का रेगुलेटेड एंटिटी है जो हमारे इंडिविजुअल को हेल्प करती हैं और डिजिटली एक्सेस करती है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो जनरली ये क्या है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस यही है कि कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड है, सारे बैंक अकाउंट का एक प्लेस पे रहेगा। इंस्टेंस जो है मिसयूज़ का वो कम हो जाएगा, और डेटा जो शेयरिंग है वो कंट्रोल्ड रहेगा, एज डेटा जो सिर्फ यूजर्स की कंसेंट से ही हमारा शेयर किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग द अकाउंट एग्रीगेटर, तो अकाउंट एग्रीगेटर जो है बाय RBI, सेबी, PFRDA, IRDA जो है फैसिलिटेट करते हैं कंसेंट के साथ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितना भी होता है वो सारी चीज़ें देते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी नोटिफाई किया है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर इस साल। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो नोटिफाइड किया जाता है हर साल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि हमारे प्राइजेस हैं उनको इन्फ्लेशन रेट से मैच करते हैं। जो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो भी अर्बन के अंदर जो भी प्राइजेस हैं इन्फ्लेशन रेट है उससे मैच करते हैं। अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो 75% एवरेज इंक्रीज हुआ है CPI फॉर इमीडिएट प्रीवियस ईयर। ये जनरली टैक्स पेयर्स यूज़ करते हैं जो टैक्स पे करते हैं टू कंप्यूट लॉन्ग टर्म जितना भी कैपिटल गेन्स हुआ है, जितना भी उन्होंने कैपिटल एसेट्स को सेल किया है उससे जितना कैपिटल गेन हुआ है उसको मेजर करने के लिए। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अगर बात करें तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर इनटू कॉस्ट एक्विजिशन अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर फर्स्ट ईयर इन विच एसेट्स वाज हेल्ड बाय SSE। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। नेक्स्ट इज लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। लिबॉर जो है ये एक ग्लोबल रेफरेंस रेट है जहाँ पे जितने भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है बैंक के बीच में, जो मान लीजिए 2-4 बैंक है वो अपने में भी लेंडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं, तो उनमें जो रेट होता है उसको हम लिबॉर बोलते हैं। ये बेंचमार्क की तरह वर्क करता है फॉर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, और ये जनरली करेंसी रेट जो स्वैप्स होता है, मॉर्गेजेस होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है वो एडमिनिस्टर करती है, और ये 5 करेंसीज में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड, जापानीज येन एंड US का डॉलर। ठीक है, तो दीज आर द 5 करेंसी जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब इंडिया ने इसी की तरह मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट स्टार्ट किया था, तो मिबॉर उसको बोलते हैं, जो कि कौन कैलकुलेट करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट इज बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन। बॉन्ड यील्ड आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है तो बॉन्ड यील्ड कम हो रहा है। तो यील्ड कर्व की अगर बात करें तो ये जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे यील्ड जो हमारी बॉन्ड से यील्ड्स आती हैं उसको दिखाता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर बात करें तो एक कोई लेंड कर रहा है अगर लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए तो उसको हायर यील्ड मिलेगी। ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए अर्न कर रहा है तो मतलब भले उसको इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करे, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कर रहा है तो उसको ज़्यादा दिन तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो उसमें हायर यील्ड रहती है। बट ऐसा कुछ टाइम आता है जब बॉन्ड यील्ड कर्व जो है वो इन्वर्ट हो जाता है कि बॉन्ड जो है शॉर्टर टेन्योर के उसमें हाई यील्ड होती है और लॉन्गर टेन्योर के कम यील्ड होती है, जो कि सजेस्ट कर दे कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करता है उससे कि हमारी फ्यूचर की ग्रोथ कम है। तो ये जनरली प्रेडिक्शन होता है, ये प्रिडिक्टर होता है कि अब जो है इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन। फिर आते हैं यील्ड कर्व कंट्रोल। तो जापानीज एन जो है अभी डिक्लाइन हुआ है क्योंकि बैंक ऑफ जापान जो है वो यील्ड कर्व कंट्रोल में है। अब यील्ड कंट्रोल कर्व की अगर बात करें तो इसको इंटरेस्ट रेट कैप्स भी बोला जाता है। इसका मतलब सिंपल है कि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना है अलॉन्ग सम पोर्शन ऑफ यील्ड कर्व। ठीक है,
जितना भी यील्ड कर्व का पोर्शन है उसके साथ इंटरेस्ट रेट को भी हमको कंट्रोल करना है। ये जनरली टारगेट करता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, जो भी हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होता है। तो उसमें बाई और सेल जो होता है एज मैनी बॉन्ड्स एज नेसेसरी टू हिट द रेट टारगेट। डिफरेंट ये जनरली क्वांटिटेटिव ईजिंग से डिफरेंट होता है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टारगेट से। और यील्ड कर्व कंट्रोल जो है वो जनरली बॉन्ड प्राइसेस पे फोकस करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये प्रिवेंट करता है रिसेशन और हमारे बहुत सारे इम्पैक्ट्स को कम करता है। फिर आते हैं ग्लोबल स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का सिंपल मतलब है कि इकोनॉमी में जो है ग्रोथ भी स्लो डाउन है और इन्फ्लेशन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल स्टैगफ्लेशन, स्लो डाउन इन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कैन इम्पैक्ट द डोमेस्टिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। लोअर एक्सटर्नल डिमांड, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है मतलब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट की डिमांड हमारी ड्रैग डाउन हो जाएगी और ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो जाएगी। हायर ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस है तो वो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है उसको इंक्रीज करेंगे थ्रू डायरेक्ट एंड कॉस्ट पुश चैनल्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट इज प्रोविजन रिलेटेड डिजाइन ऑफ रूपी नोट्स एंड कॉइन्स। तो कोई भी करेंसी नोट्स में अगर चेंज करता है तो उसके आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की अप्रूवल और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई को सोल राइट दिया है आरबीआई एक्ट के अंदर कि वो बैंक नोट इशू करते हैं। और कॉइनेज एक्ट 2011 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर देता है कि वो कॉइन को मिंट करते हैं ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन। फिर आते हैं हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट। तो ये एनुअली रिलीज करती है आरबीआई सिंस 2016 और ये डेटा कंपेयर करती है एक जगह की डिफरेंट स्टेट में। बहुत सारे डिफरेंट स्टेट है, उसमें से एक प्लेस का डेटा को कैप्चर करती है कि उसमें इकोनॉमिक सोशल डेमोग्राफिक चेंजेस क्या क्या है। और ये करंट एडिशन अगर बात करें तो 2 न्यू सेक्शंस में बोली गई है। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर आते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो है ये जनरली 20 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो कि यूज़ किया जाता है ग्लोबल रेफरेंस डेटा सिस्टम के लिए, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि ये लीगल एंटिटी है, इस ज्यूरिडिक्शन में काम करेगी और दैट इज पार्टी टू अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो आरबीआई ने अभी गाइडलाइंस को एक्सटेंड किया है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के लिए टू अ लार्ज बोरोवर ऑफ एनबीएफसी एंड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो है इंप्रूव करते हैं क्वालिटी एंड एक्यूरेसी जो भी फाइनेंशियल डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम का है उसको, और बेटर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का मतलब सिंपल होता है कि लीगल एंटिटी एक 20 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड जो हम प्रेस्क्राइब करें कि वो हमको आइडेंटिफाई करके देगा और इसका ज्यूरिडिक्शन यहाँ तक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। आई विल कवर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।